हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल मेंटोर। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा एंड सैम्पलिंग। इस टॉपिक में हम दो चीज़ें समझेंगे, प्राइमरी डाटा क्या होता है और कैसे कलेक्ट किया जाता है, सैम्पलिंग क्या होती है और सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी डाटा की। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है और ये ओरिजिनल सोर्स से हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं और ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं प्राइमरी डाटा फ्रेश इन नेचर होता है और ये बिल्कुल ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। अब बात करते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट क्यों किया जाता है। देखो, प्राइमरी डाटा इसलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि हम एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकें अपने एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी भी एरर को अवॉइड करने के लिए और कंक्लूज़न ज़्यादा रिलायबल हो, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अगर किसी भी कंपनी को अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जाननी है तो वो क्या करती है कि वो कस्टमर से खुद बात करती है और एक फ्रेश डाटा निकालती है। इसलिए जब भी हमें एग्जैक्ट और ट्रस्टवर्दी रिजल्ट चाहिए होता है तो हम प्राइमरी डाटा को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्राइमरी डाटा के फीचर्स की। फर्स्ट, ओरिजिनल इन नेचर है, कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट टाइम, हाईली रिलायबल और एक्यूरेट होता है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता है। अब बात करते हैं इसके मेथड की, हम किन किन तरीके से प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। देखो, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के बहुत ही ज़्यादा मेथड होते हैं, तो हम कुछ स्पेसिफिक मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड इंटरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन थ्रू correspondence, fourth is mail questionnaire method, and next is schedule through operators, and last is telephone survey। हम हर मेथड को डिटेल में समझेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट एंड पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की। देखो, इस मेथड में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पर्सनली रिस्पोंडेंट से मिलता है और डाटा को कलेक्ट करता है और उनसे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद वो अपने आंसर्स को नोट डाउन करता है। देखो, ये मेथड स्मॉल स्केल स्टडीज़ के लिए ही सूटेबल है और इससे हमें हाई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे रिसर्चर खुद फार्मर से मिलकर क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में उसे पूछता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो थर्ड पर्सन से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो रिस्पोंडेंट अवेलेबल नहीं होता। और इस मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल मैटर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं हम उसके बारे में इतना सही से कुछ नहीं कह सकते। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। देखो, इस मेथड में जो हम क्वेश्चनियर मेल कर देते हैं रिस्पोंडेंट्स को और वो उसको फिल करके हमें वापस कर देते हैं। ये मेथड बहुत ही इकोनॉमिकल और वाइड रेंज एक बारी में ही कवर कर लेता है, बट हमें नहीं पता होता कि लोग उसको कितना फिल करेंगे और कितने लोग उसे फिल नहीं करेंगे। जैसे कि गूगल फॉर्म हमने फिल कराया किसी भी कस्टमर से। नेक्स्ट मेथड है शेड्यूल थ्रू एन्यूमरेटर। मींस एन्यूमरेटर जो होता है वो खुद रिस्पोंडेंट्स के से मिलता है और खुद ही शेड्यूल्स को फिल करता है और उनके आंसर के बेस पर ये जो मेथड होता है वो जो इलिटरेट रिस्पोंडेंट हैं उनके लिए बहुत ही सूटेबल है। पर इसकी एक ड्रॉबैक है कि ये एक्सपेंसिव है और बट ये रिलायबल मेथड होता है। जैसे कि सेंसस वर्कर जो होते हैं वो घर घर जाकर एक फॉर्म को फिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज़ टेलीफोन सर्वे। देखो, इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले टेलीफोन नंबर की एक लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद उन रिस्पोंडेंट से कॉन्टैक्ट किया जाता है और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर होता है उन आंसर्स को रिकॉर्ड करता है और बाद में उस डाटा को एनालाइज किया जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एक कंपनी जब वो अपने प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन जानने के लिए किसी भी कस्टमर को कॉल करती है कि उन्हें उनका प्रोडक्ट कैसा लगा, उसे हम टेलीफोन सर्वे कहेंगे। करते हैं सैम्पलिंग की। देखो, अक्सर पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, हर यूनिट को स्टडी करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है और ना ही प्रैक्टिकल है। तो हम एक क्या करते हैं कि हम एक स्मॉल पार्ट सेलेक्ट करते हैं स्टडी के लिए। उस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव पार्ट सेलेक्ट करना किसी भी एक पॉपुलेशन में से, मीन्स पॉपुलेशन का में से एक ग्रुप बनाना ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें। सैंपल क्या है? सैंपल एक सिलेक्टेड पार्ट होता है और उसी सैंपल के बेस पे हम पूरी पॉपुलेशन का मतलब या फिर एक पूरी पॉपुलेशन का एक कंक्लूज़न निकालते हैं। जैसे कि मैंने 2000 बच्चों में से सिर्फ 100 बच्चे सिलेक्ट करे कि उनकी हैबिट कैसी है पढ़ने की। अब इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले एक पूरे यूनिवर्स को देखते हैं, उसमें से कुछ एक सैंपल सिलेक्ट करते हैं, देन उस सैंपल का डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस डाटा को हम एनालाइज करते हैं। अब बात करते हैं हमें सैम्पलिंग की क्या ज़रूरत होती है। देखो, सैम्पलिंग हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों बचाती है और ये हमारे वर्कलोड को भी कम कर देती है। और सैम्पलिंग क्या करती है? जो लार्ज एरिया होता है उसको आसानी से कवर करने में हमें हेल्प करती है और हमें क्विक और इकोनॉमिकल रिजल्ट प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो गवर्नमेंट सर्वे कैसे यूज़ करती है सैम्पलिंग के लिए, क्योंकि पूरी कंट्री का सर्वे करना पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं सेंसस मेथड की और सैम्पलिंग मेथड की। सेंसस स्टडी करता है पूरी पॉपुलेशन की, जबकि सैम्पलिंग एक पार्ट है किसी भी एक पूरी पॉपुलेशन का, ठीक है। और सैम्पलिंग की अगर हम बात करें वो एक इकोनॉमिकल और वाइडली यूज़ होने वाला मेथड है, जबकि सेंसस एक कॉस्टली मेथड है बट वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। अब देखते हैं इसके एग्जांपल की। एक कंपनी आस्क करती है अपने सारे कस्टमर से ताकि वो उनका प्रोडक्ट के बारे में उन्हें फीडबैक दे सके, और वहीं सैम्पलिंग क्या करती है? वो अपने सारे कस्टमर से नहीं पूछती, जबकि वो सिर्फ 500 कस्टमर से पूछती है कि उनके प्रोडक्ट के बारे में। अब जो वो कस्टमर होते हैं वो भी रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो टाइप ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कितने टाइप की होती है? बेसिकली सैम्पलिंग सिर्फ 2 पार्ट में होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक यूनिट को इक्वल चांस मिलता है, और वैसे भी जो इसका सिलेक्शन होता है वो सिर्फ बाय चांस होता है। और ये मेथड साइंटिफिक और अनबायस्ड मेथड होता है और इसका रिजल्ट रिलायबल होता है। बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बहुत ही ज़्यादा टाइप्स की है। देखो, फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक और क्लस्टर सैम्पलिंग। अब हम इसको वन बाय वन कवर करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में हर एक यूनिट को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने के लिए। ये मेथड यूजली लॉटरी में यूज़ होता है और ये मेथड बिल्कुल सिंपल और अनबायस्ड मेथड होता है, और ये मेथड वहीं सूटेबल है जहाँ होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है। यहाँ पे भी इसके एग्जांपल में भी यही है कि लॉटरी के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली। नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। मीन्स पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं इनटू स्टार, मीन्स एक छोटे ग्रुप्स में, और यहाँ हर एक जो स्टारडम्स होएंगे वो होमोजीनियस होएंगे। सैम्पल आर सिलेक्टिंग फॉर ईच स्टारडम, मीन्स अलग अलग हमने एक पॉपुलेशन में से ग्रुप बनाए। अब हर एक ग्रुप में से हम कुछ पार्ट सिलेक्ट करेंगे जो कि उन दोनों ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने एक स्कूल से 2 ग्रुप बनाए, ये बॉयज़ का और एक गर्ल्स का। उस ग्रुप में से हमने कुछ बच्चे सिलेक्ट करे, कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स। जो वो कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स हैं वो पूरे बॉयज़ और गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब यही होता है कि पॉपुलेशन में को ग्रुप्स में डिवाइड करना, देन सैंपल को सिलेक्ट कर लेना। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की। इसके अंदर जो हम सैंपल यूनिट सिलेक्ट करते हैं वो एक फिक्स इंटरवल के बाद ही सिलेक्ट करते हैं। देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है, द फर्स्ट यूनिट इज चूजन बाय रैंडम मेथड, आफ्टर द फर्स्ट यूनिट सिलेक्टेड फ्लो अ फिक्स पैटर्न। देखो, इसमें क्या होता है कि हमें लेस टाइम रिक्वायर होता है एज़ कम्पेयर टू रैंडम सिलेक्टिंग, क्योंकि हम एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ईच यूनिट हैज़ इट्स नो चांस टू ऑफ सिलेक्शन। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, इसमें क्या है, फर्स्ट हमने एक रैंडम स्टूडेंट को चूज़ किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर 10th स्टूडेंट को एक अपने क्लास अटेंडेंस रजिस्टर से सेलेक्ट करते जाएंगे। ये है एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग की। इस क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन को हम छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उनको क्लस्टर कहते हैं। अब
हर जो क्लस्टर होता है हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो एक मिनी पॉपुलेशन होती है, ठीक है। और जो एंटायर क्लस्टर होता है वो हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी के लिए। देखो ये कब सुटेबल होता है, जब हमारी पॉपुलेशन जो होती है वो वाइडली स्प्रेड होती है, और ये रिड्यूस क्या करता है हमारा ट्रैवल एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इसको हम बड़े ही ईजिली एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमने कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट से 5 रैंडम गांव सेलेक्ट करे और उन सब की बाद में डाटा कलेक्शन की। अब आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका मतलब होता है कि हम कोई भी जो सिलेक्शन करेंगे किसी भी यूनिट का, वो बाय चांस सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये सिलेक्शन पर्सनल जजमेंट पर बेस्ड होती है और ये बहुत क्विक और आसान मेथड है, बट ये थोड़ा लेस रिलायबल है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से। अब है टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके भी 3 मेथड है। फर्स्ट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सेकंड इज जजमेंटल सैम्पलिंग एंड थर्ड इज कोटा सैम्पलिंग। आइए अब इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग में। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उस यूनिट को सिलेक्ट करते हैं जो ईजिली अवेलेबल हो जाती है, और इसमें इसका सिलेक्शन कोई भी बाय चांस या लॉटरी के थ्रू नहीं होता, और इस मेथड के थ्रू हमारा टाइम और एफर्ट दोनों ही सेव हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर जो सिलेक्ट करता है रिस्पोंडेंट से एज पर एज को एक एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे कि मुझे एक क्लासरूम का सर्वे करना है, पर मैं पूरी क्लास का सर्वे करने के बजाय कुछ आगे बैठे बच्चों का ही सर्वे कर रही हूँ, क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज जजमेंटल सैम्पलिंग। इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो अपने आप डिसाइड करता है कि मैं किसको इंक्लूड करूं और किसको नहीं, और इसमें हम सैम्पल यूनिट को अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू ही सिलेक्ट करते हैं। जो सिलेक्टेड यूनिट होती है वो हमें बिलीव होता है कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और इसमें हर यूनिट कोई सिलेक्ट हो जाए ऐसा कोई चांस नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है सिलेक्टिंग सीनियर टीचर टू स्टडी चांस इन एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग। देखो इसमें क्या होता है, हम एक ग्रुप फॉर्म करते हैं बाय उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखकर, जैसे कि उसका जेंडर, एज। जो इसमें सिलेक्टेड सैम्पल यूनिट होंगी वो एडवांस में ही हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और तब तक हम उसको सिलेक्ट करेंगे जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स कंप्लीट नहीं होंगे। ये जो सिलेक्शन होगा वो हम एक ग्रुप के हर एक ग्रुप से करेंगे, ना कि रैंडमली। जैसे कि हमने कंज्यूमर सर्वे करना है, उसके लिए हमने 30 मेल्स और 20 फीमेल को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सबसे पहले बात करते हैं सैम्पलिंग एरर की। देखो ये कब अराइज होते हैं, जब सैंपल का रिजल्ट और पॉपुलेशन का रिजल्ट सेम नहीं होता, कुछ डिफरेंस उनमें होते हैं। सेकंड, अकर्स बिकॉज ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडी, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं उसके कुछ पार्ट को स्टडी करते हैं। और क्या होता है, अगर हम इनपरफेक्ट तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें, और ये सिर्फ जो एरर्स होते हैं वो सिर्फ सैंपल्स में ही होते हैं, पर ये कम हो सकते हैं अगर हम सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ कर दें और प्रॉपर सैम्पलिंग करें। अब बात करते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर की। एरर इज़ नॉट रिलेटेड टू सैंपल साइज। ये एरर्स सैम्पलिंग साइज पर डिपेंड नहीं होते, ये अक्कर होते हैं इनकरेक्ट डाटा कलेक्शन से और उसकी प्रोसेसिंग से। ये दोनों ही उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि सैंपल सर्वे में भी और सेंसस में भी। देखो अब ये कैसे अराइज होते हैं, जैसे कि किसी के रॉन्ग आंसर से, पुअर क्वेश्चनियर से, रिकॉर्डिंग मिस्टेक होने से, ठीक है। पर हम इसको मेज़र नहीं कर सकते, इसको मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट है और कंट्रोल करना भी। नेक्स्ट इज़ मेरिट ऑफ सैम्पलिंग। अब इसकी मेरिट की बात करते हैं। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिकल मेथड है, टाइम सेविंग है, लेस एम्पावर्ड रिक्वायरमेंट और सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन स्टडी के लिए। नेक्स्ट इज अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो जो पॉसिबिलिटी होती है सैंपल की वो बाइस हो सकती है, लेस एक्यूरेट होती है सेंसस से। इसके अंदर एक एक्सपर्ट प्लानिंग की ज़रूरत होती है और रिज़ल्ट डिपेंड करता है सैंपल की क्वालिटी पे। अगर सैंपल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारा रिज़ल्ट भी गलत आ सकता है। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ सैम्पलिंग इन डाटा कलेक्शन। देखो सबसे पहले क्या करता है कि डाटा कलेक्शन को प्रैक्टिकल बनाता है और ये एनएसएसओ और सर्वेज में यूज़ होता है, गवर्नमेंट प्लानिंग में हेल्प करता है और एसेंशियल है ये एक सोशल इकोनॉमिक स्टडी के लिए, ठीक है।
जैसे कि हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, मार्केट रिसर्च में, एनएसएसओ में, हेल्थ सर्विस करने में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने देखो क्या पढ़ा, प्राइमरी डाटा क्या होता है, उसके मेथड, सैम्पलिंग के टाइप, उसके बाद एरर्स क्या होते हैं। ये पार्ट सेकंड है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पारुल मेंटोर को। बाय बाय।